नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं, इसके लिए आप एनपीएस वात्सल्य या फिर सुकन्या समृद्धि या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स और भी जो हैं उसमें पैसे लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं, किस में ज़्यादा फायदा होगा और क्या इसके अलावा भी आपके पास निवेश के कोई और ऑप्शन हैं? तो सभी सवालों के जवाब हम आज अपने शो में देने वाले हैं। हम आपके नन्हे मुन्नों की फ्यूचर प्रूफ प्लानिंग कराएंगे। आज हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दें। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे, कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल होता है किसी भी निवेशक का, किसी भी पेरेंट का। क्षितिज, पहले बताइए क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग करना? जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से ही क्यों पेरेंट्स एक तरीके से चिंता तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मिशन सा हो जाता है कि बच्चे के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं। क्या वजह है इसकी कि बच्चों के का जो निवेश है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में? नमस्ते स्वाति, नमस्ते ऋषिकेश भाई, नमस्ते सभी दर्शकों को। एंड स्वाति, इनफैक्ट पैदा होने के बाद नहीं, मेरे ख्याल में पैदा होने से पहले ही प्लानिंग शुरू हो जाती है। एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हम बहुत फोकस करते हैं वैल्यू सिस्टम में, जहाँ हम बहुत फोकस करते हैं कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करें। आप और मैं दोनों पेरेंट्स हैं। एंड जहाँ तक बात आती है बच्चों की प्लानिंग की, आई थिंक बिकॉज हमारा सोशल सिक्योरिटी नेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज ए नेशन। एंड एट द सेम टाइम जिस तरह से इन्फ्लेशन है और जिस तरह से एक सेविंग हैबिट इनकलकेट की जाती है हमारे अंदर, तो एक एक गोल इसे बना के चला जाता है। और हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी रहती है कि हम कैसे अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करें, कैसे उसकी स्कूलिंग के लिए प्लानिंग करें, कैसे हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करें, कैसे उसकी मैरिज के लिए प्लानिंग करें, या कोई भी और उसकी कोई उसका एम है लाइफ का, उसको पूरी करने के लिए प्लानिंग करें। और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक ऐसे हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ फूड इन्फ्लेशन 7-8% के आसपास है। तो आई थिंक इंडिया शुरू से और हम हमारे पेरेंट्स शुरू से इस चीज़ पर फोकस करते आए हैं और उसका बेनिफिट हमने लिया है। बट हाँ, अब इक्विटी का कल थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो और बेटर प्लानिंग हो रही है और हो सकती है। जहाँ पे हम पहले हाई एक एफडी पेइंग नेशन थे, आज आज वैसा नहीं है। आपको फिक्स डिपॉजिट उतना पैसा नहीं मिलता है, बट येस, आपको एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न के लिए आपके पास इक्विटी एज एसेट क्लास है। सो ओवरऑल ओवरऑल ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिकॉज़ वन सोशल नेट नहीं है, सेकंड एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, आने वाले टाइम में उनकी एस्पिरेशंस हैं, और थर्ड कि पैसे की वैल्यू जो है वो डिवैल्यू हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन है आपका एक अच्छे अच्छे परसेंटेज का। नॉर्मल इन्फ्लेशन 6% के आसपास है, फुल इन्फ्लेशन 8% के आसपास है। तो इसको देखते हुए पैसे की वैल्यू जो गिर रही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा प्लान बनाया जाए, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाए शुरू से ही, जब से आप एक फैमिली प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो आइडियल टाइम है, क्षितिज, माफ कीजिए ऋषिकेश, जैसे क्षितिज ने बताया, ये होना कब चाहिए? जैसा क्षितिज कह रहे थे कि ये तो एक्चुअली बच्चे का होने के बाद नहीं, बच्चे के होने के पहले ही बेसिकली फैमिली प्लानिंग से पहले आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो वो आइडियल टाइम क्या हो सकता है या होना चाहिए किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में प्लानिंग करने का? क्या हम एक टाइम नोट करके रख सकते हैं कि हाँ, ये एज है, यहाँ से बच्चे की प्लानिंग, पढ़ाई, उसके भविष्य की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए? जी, नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। क्षितिज जी ने कहा कि बच्चा होने से पहले ही प्लानिंग करनी शुरू करनी चाहिए। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, तभी से निवेश की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। एक मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने कहा कि पहले से ही चालू कर देना चाहिए, लेकिन जैसे जन्म होता है, तभी से अनुशासित तरीके से निवेश करना चालू कर देना चाहिए। और ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी सारे माइलस्टोन्स होते हैं। उसमें से एक अहम माइल 2 अहम माइलस्टोन्स होते हैं। एक होता है बच्चे की शादी, दूसरा होता है बच्चे का एजुकेशन। ये 2 माइलस्टोन्स की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप समय के साथ अम, अपना रिश्ता जोड़ लो या फिर आपका ध्येय जो है या आपका जो लक्ष्य है उसको जोड़ लो, तो समय जो है, जो अवधि जो है, वो काफ़ी क्रूशियल एक्ट करती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी।
क्योंकि जितना समय आप ज़्यादा दोगे, उतनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी और उतने ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे आपके। तो उस हिसाब से जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, तब से ही निवेश करना चालू करना देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, कितना निवेश करना चाहिए? कुछ गोल्स एस्टैब्लिश कर देने चाहिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें जो जो लक्ष्य मैंने बताए, 2 गोल्स जो मैंने बताए, एक तो बच्चे का एजुकेशन और बच्चे की शादी। ये 2 चीज़ें हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण गोल्स है इंसान की ज़िंदगी में। तो आज की तारीख में उस पे कितना खर्चा हो सकता है? समझो बच्चे के एजुकेशन पे 10 लाख का खर्चा हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको इन्फ्लेशन जोड़ना पड़ेगा अगले 10-20 सालों के लिए, और उस हिसाब से अगले 20 सालों के बाद आपको कितना खर्चा होगा, ये देखना पड़ेगा। समझो 10 लाख अगर आज खर्चा हो रहा है, तो 20 साल बाद करीबन 30-40 लाख रुपए का खर्चा होगा। अगर 40 लाख का खर्चा होता है 20 साल बाद, तो आपको पता चलेगा आपको कितने की एसआईपी करनी है या कैसे निवेश करना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और कब चालू करना चाहिए? जैसे मैंने अपने सुपुत्र शौर्य के लिए, जैसे वो पैदा हुआ था, उसी दिन से उसके नाम से निवेश करना चालू कर दिया था। ये मेरी भेंट थी उसके लिए। तो इस हिसाब से निवेश करना चाहिए। बिल्कुल ब्रिलियंट। और जैसा आपने बताया ऋषिकेश कि हम जब तक खुद वो फॉलो नहीं करते हैं एज एक्सपर्ट्स, या जैसे हम लोगों को की फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करते हैं, जब तक हम खुद उसको नहीं अपनाते हैं तब तक हम दूसरों को नहीं बता सकते कि इसके फ़ायदे क्या हैं। और जैसा ऋषिकेश ने बताया कि उन्होंने खुद अपने बेटे के लिए उसके पैदा होने के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की, और हम में से कई ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि हाँ, शुरुआत ही बहुत जल्दी हो जाए तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक इसका फ़ायदा होगा। बच्चों की प्लानिंग ऐसी है जिसके लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। हम जैसा बता भी रहे थे, म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो कि नॉर्मली किसी भी एक आपके गोल प्लानिंग में इस्तेमाल होता है। फिर बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि सरकार ने बहुत बेहतरीन योजना शुरू की। हाल फिलहाल की एकदम हालिया एनपीएस वात्सल्य, एक गेम चेंजर जिसको कहा जा रहा है। मतलब बच्चे की रिटायरमेंट प्लानिंग का ये जो एक पहल है। फिर तो ट्रेडिशनल पीपीएफ प्लान्स वगैरह भी हैं। क्षितिज, आपकी नज़र में ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, क्योंकि यूजुअली जो पेरेंट्स हमारे जैसे पेरेंट्स होते थे, वो ज़्यादा भरोसा करते थे सरकारी स्कीम्स पर, पीपीएफ में पैसे डालना, एफडी करना पैसों से, लंबे टाइम के लिए बच्चों के पैसे को छूना नहीं है तो लॉन्ग लॉक इन वाले जो प्रोडक्ट्स है उसमें पैसे डाले जाते थे। कितना बदल रहा है, क्या बदल रहा है अभी, और जो विकल्प है उसमें से आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए प्लानिंग कहाँ पर बेहतरीन रह सकती है? स्वाति बिल्कुल सही कहा। मैंने भी अपने परिवार में हमेशा इन्हीं विकल्पों के बारे में सुना, जो आपने मेंशन किए। बट आई थिंक माइंडसेट चेंज काफ़ी हो रहा है। हम 5 करोड़ लोग यूनिक इन्वेस्टर हो गए हैं म्यूचुअल फंड में, और काफ़ी लोग अब अपने गोल्स को भी एक फर्दर चीज़ों में ब्रेक कर रहे हैं। पहले बेसिकली 2 गोल होते थे। बच्चे की एजुकेशन और शादी को लेके 2 गोल्स बनाए जाते थे। और स्पेशली गर्ल चाइल्ड हो तो और स्पेसिफिक होता था कि दैट हाँ, उसकी शादी के लिए आपको सारी चीज़ें जोड़नी है। बट अभी क्या हो रहा है, फर्दर गोल्स को ब्रेक डाउन किया जा रहा है कि किस एज तक, क्योंकि आज की डेट में स्कूल की एजुकेशन भी अपने आप में एक कॉस्टली अफेयर है। और डिपेंड ऑन कि आप किस तरह की एजुकेशन देना चाहते हैं, उस हिसाब से कोई फॉरेन एजुकेशन देना चाहते हैं तो वो अलग एक अफेयर है, आपका कॉस्टली अफेयर है। तो आई थिंक जितने पेरेंट्स से मेरी बात होती है अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लाइंट सर्कल में, जिनसे भी बात होती है, एक चीज़ सामने निकल के आ रही है कि दैट फॉर श्योर वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वो इक्विटी म्यूचुअल फंड सिप करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में। चाहे अभी जो एक नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है विच इज़ वात्सल्य योजना, जो एनपीएस की है, विच जो अंडर 18 के लिए निकाली उन्होंने। और जो आपका गर्ल चाइल्ड के लिए है आपका सुकन्या समृद्धि, उसमें तो मेरा अपना एलोकेशन भी है। मैंने अपनी डॉटर हैं नटालिया, उनके लिए भी एलोकेशन हर साल करता हूँ। आई थिंक ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव के गवर्नमेंट के। देखिए, जब तक गर्ल चाइल्ड 18 साल की नहीं होती है या किसी कारणवश आपको चाहिए पैसे, वो स्ट्रॉन्ग रीज़न है, अदरवाइज़ आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो जब कोई लॉकिंग होता है ना, जो सब दर्शक हमें सुन भी रहे हैं, ये गवर्नमेंट बेसिकली इसलिए लॉकिंग रखती है ताकि आपका एक तो डिसिप्लिन बना रहे, और गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स उसके अंदर बाय करे, इसलिए ये लॉकिंग रखा जाता है। सो वो डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है कि पैसा ग्रो हो, और आप अगर उसे जल्दी निकाल लेंगे तो जिस गोल के हिसाब से आपने रखा है, चाहे वो 18 साल के बाद एजुकेशन का गोल है, उसकी शादी का गोल है, वो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो डिसिप्लिन होता है जब लॉकिंग का आता है। अब जो नई आपकी योजना आई है एनपीएस के तहत, वो भी अपने आप में एक अच्छी योजना है, जहाँ पे
देखिए आज भी सरकार के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रहता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल का। हम कितना भी बोलें और मैं बहुत कोशिश करते हैं, ऋषिकेश को सुनता हूँ मैं, हम सब कोशिश करते हैं बट सिर्फ 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर हैं आज भी। बट वहीं पे कितने लोगों के पीपीएफ अकाउंट्स हैं, हमें ये देखना ही है। कितने लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं। तो गवर्नमेंट बॉडी पे, गवर्नमेंट स्कीम पे ट्रस्ट हमेशा ज़्यादा रहता ही है। तो ये जो इनिशिएटिव आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एनपीएस हैं या जो ये वात्सल्य एनपीएस आया है, इससे बेनिफिट ये होता है दैट जो नॉर्मल स्कीम में या एफडी में या पीपीएफ में उसको 7-8% मिल रहा है, यहाँ पे बिकॉज़ थोड़ा इक्विटी एक्सपोज़र के कारण 9-10% भी रिटर्न मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं। तो इफ यू आस्क मी तो मेरे हिसाब से 70% तक आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए पैसा, 70 टू 75% तक। 10 से 15% आपका ये जो नया एनपीएस में वात्सल्य आया है, इसमें जाना चाहिए और बाकी अगर गर्ल चाइल्ड है, तो सुकन्या समृद्धि में जाना चाहिए। ये 3 अच्छे विकल्प हैं बच्चे के लिए क्योंकि उस आपके पास लंबा समय भी है और लंबे फंड्स भी हैं। बिल्कुल, एनपीएस वात्सल्य की चर्चा यहाँ पर की आपने, ज़िक्र किया क्षितिज यहाँ पर, क्योंकि अब तक जितनी भी सरकारी स्कीम्स एम टुवर्ड्स बच्चे थी, अगर प्योर फॉर्म में तो सुकन्या समृद्धि है जो बच्चियों के लिए है, पीपीएफ भी ओवरऑल है, पेरेंट्स बच्चों के लिए भी पीपीएफ खोलते हैं। एनपीएस वात्सल्य को 18 साल से कम एज के लिए भी खोलना, राइट फ्रॉम बच्चा जब से पैदा होता है, ये एक काफ़ी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप के तौर पर देखा भी गया, जिसमें आप इक्विटी का भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो एनपीएस वात्सल्य, ऋषिकेश, कैसा एक रिस्पांस हम इसका आप समझें, क्योंकि बहुत हाल फिलहाल की वैसे योजना है, पर क्या मानना है लोगों का? मतलब एक पेरेंट अगर बच्चे की अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से अगर एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश अगर करना चाहते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जी, जैसे क्षितिज जी ने कहा कि सरकार ने काफ़ी सारे योजनाएँ निकाली है। जैसे एनपीएस वात्सल्य जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। अगर हम वात्सल्य का रिटर्न्स देखें, तो पिछले 5 सालों में करीबन 20% का रिटर्न आया, पिछले 3 सालों में करीबन 15 से 16% का रिटर्न आया है, इक्विटी ओरिएंटेड में। पर मैं ये कहूँगा कि सारा पैसा एक जगह पे निवेश करना, ये सही बात नहीं होगी। इसको भी डाइवर्सिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको एक कॉम्बिनेशन में करना ज़रूरी है। जब आप थोड़ा पैसा जितना डाल रहे हो, 20-30% अगर आप यहाँ पे डाल रहे हो, आपकी राशि के हिसाब से, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो है, मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, डाइवर्सिफ़ाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। कहाँ निवेश करना है, कौन-सी एएमसी में निवेश करना है, लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है। और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो और आपके पास काफ़ी अवधि है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो रिस्क जो है वो ऐसे ही मिटिगेट हो जाएगी और रिटर्न्स जो है वो करीबन, अगर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न देखोगे तो 20, 25, 30% तक मिले हैं। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आप एनपीएस में ज़रूर पैसा डालिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालो, क्योंकि आप वहाँ पे एसआईपी कर सकते हो और अनुशासित तरीके से निवेश भी कर सकते हो। तो ये कहना चाहूँगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा वेटेज डाला जाए। अ, बिल्कुल, ये जो योजनाएँ हैं, इनके ऊपर भी अमल करना चाहिए। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना जो है, वो सुपुत्रियों के लिए बनाई है, काफ़ी अच्छी योजना है। रिटर्न्स कम है, 7.5-8% के हिसाब से रिटर्न्स है। पर एज़ अ डेट रिप्लेसमेंट यूज़ किया जा सकता है, सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन एनपीएस वात्सल्य जो है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ निवेश करना चाहिए। ये मेरा कहना है। ओके, ओके, ओके। और एक जस्ट एक क्लैरिफिकेशन के लिए उन लोगों के लिए जो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, एनपीएस वात्सल्य एक अलग योजना नहीं है। इसको एनपीएस वात्सल्य इसलिए कहा गया है क्योंकि अब पहले तो 18 ईयर से शुरू किया जाता था एनपीएस, 18 अप टू 70-75 था। अब 18 साल से नीचे भी इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो एक एक्सटेंडेड वर्जन हम इसको कह सकते हैं वात्सल्य, इसलिए क्योंकि बच्चे भी, अब इस बच्चों के लिए भी आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे, जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से आप एनपीएस वात्सल्य के नाम से योजना खोलिए। जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाएगा, वो नॉर्मल जो एनपीएस अकाउंट होता है बालिगों का, मेजर का, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और बच्चा उसको खुद ऑपरेट कर सकता है। तो ये एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी जरा समझेंगे बच्चों के लिए किस तरीके के म्यूचुअल फंड है, बच्चों के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके क्या नियम होते हैं, चर्चा जारी रहेगी। और बच्चों के लिए टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स भी हम जानेंगे दोनों ही एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ।
तो बच्चों के लिए के भविष्य के लिए प्लानिंग आप करना चाहते हैं, क्या विकल्प आपके पास है, इस पर ज़रा चर्चा करते हैं। और क्षितिज, म्यूचुअल फंड्स ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें महंगाई को मात देने का पूरा कैपेबिलिटी है, जिस पर हम बार बार चर्चा भी करते आए हैं, और इसके फ़ायदे भी। जब हम सरकारी स्कीम की बात करते हैं, डेफिनेटली उसकी अपनी एक स्टेबिलिटी है, उसकी अपनी एक सिक्योरिटी है, पर अगर आपको इन्फ्लेशन को मात देनी है तो आपको इक्विटी में भी पैसे डालने पड़ेंगे। जैसा आप दोनों ने गेस्ट ने पॉइंट आउट किया कि आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बच्चों से जुड़े हुए फंड्स भी आते हैं जिनको चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड कहा जाता है, या सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड के तहत ही आते हैं। इसके बारे में ज़रा बताइए, ये किस तरीके के फंड्स होते हैं? क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए बने हैं, या इसको बस ऐसा नाम दिया गया है जस्ट टू स्पेसिफाई कि हाँ ये ऐसा फंड है जिससे आप अगर बच्चों के नाम कर दे तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी? क्षितिज, आप शायद म्यूट पर हैं। क्षमा कीजिए। चिल्ड्रन फंड जो बच्चों के लिए हैं, वो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ही हैं, जो नाम जैसे बताया उनका। और जैसे आपने बताया 18 साल में जब वो मेजर हो जाते हैं, तो उस आयु में एक बार उनके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट जब बन जाते हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके नाम पे एज़ ए मेजर, मतलब उनका अकाउंट डिटेल अपडेट हो जाता है, अकाउंट उन्हीं के नाम रहते हैं। वो अंडर गार्जियन अकाउंट से ही आप पैसा उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो इन फंड्स की होती है, मैं बार-बार एक ही चीज़ रिट्रेट कर रहा हूँ दैट एक डिसिप्लिन वे में आप इसको होल्ड करके रखते हैं, बिकॉज़ इसमें रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं होता है। बहुत अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हों, उसी में रिडेम्पशन अलाउ होता है, अदरवाइज़ अलाउ नहीं होता है। तो जब तक कोई मेजर की एज अचीव नहीं कर लेता है, तो रिडेम्पशन अलाउ नहीं होता है। और उसका पर्पस एक ही है, किसी भी फंड में लॉन्जेविटी रखने के लिए। यू नो बाय डिफ़ॉल्ट ये चिल्ड्रन फंड्स में ये ऑप्शन एग्ज़ीक्यूट करी जाती है एमसी द्वारा, ताकि लोग इस फंड को लंबा चलाएँ, क्योंकि कंपाउंडिंग वर्क्स वेरी वेल जब किसी फंड को आप लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं। अदरवाइज़ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता, अगर मतलब सबसे आसान एसेट प्रॉब्लम हमारे म्यूचुअल फंड की ये है सबसे बड़ी, दैट अगर लिक्विड है तो काफ़ी लोग देखते हैं कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ से पैसा निकाल लें। जबकि कंपाउंडिंग तभी आपके लिए काम करती है जब इसे लंबा चलाते हैं। मान लीजिए जैसे किसी के बर्थ से लेके 18 साल में अगर आप उसे 15% में भी कंपाउंड कर रहे हैं, तो आप समझिए कि लगभग 20 साल में अगर आप चलाते हैं तो वो कितना गुना हो जाएगा। जो फंड आपका 5 साल में डबल होगा, 10 में 4 गुना होगा, 15 में 8 गुना, तो 18 साल में कम से कम 12-13 गुना होगा, 12-13 टाइम्स होगा। सो आई एम सेइंग इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये फंड्स हैं जो अवेलेबल हैं अच्छे फंड हाउसेस के। एक ज़रूर मैं यहाँ क्लैरिटी देना चाहूँगा, काफ़ी हद तक आपके पास कॉल्स आती हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स सुन रहे हैं, जहाँ पे उनको चिल्ड्रन फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में बताया जाता है। वो इंश्योरेंस के भी चिल्ड्रन फंड्स होते हैं। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना उन चीज़ों को लेके, बिकॉज़ उस तरह के रिटर्न नहीं होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड इक्विटी के रिटर्न्स आते हैं। इंश्योरेंस के चिल्ड्रन फंड्स के अपने पर्पस होते हैं, कुछ में फिक्स्ड रिटर्न आते हैं और कुछ में रिटर्न आते हैं पर बहुत कम होते हैं। तो आपको वो सतर्क रहना है। अगर वो यूलिप ओरिएंटेड है तो थोड़े बेटर रिटर्न्स रहेंगे, बट ये आपको स्पेसिफिकली जब कोई फंड लेना है तो आपने म्यूचुअल फंड का ही चिल्ड्रन फंड लेना है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो ये कुछ फीचर्स हैं, बट आप ये कन्फ्यूजन से दूर रहें। ओके। और मैं इनफैक्ट आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए ऋषिकेश से जानूंगी, 5 साल का लॉक इन है, 5 साल तक का या तो निवेश का लॉक इन पीरियड, या फिर बच्चा जब 18 साल हो जाएगा, क्या इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है? अगर आप चाहे कंटिन्यू करना चाहे एज अ नॉर्मल इक्विटी फंड, तो क्या इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, या इसकी उसकी भी मैच्योर ही हो जाता है, मैच्योरिटी, और उसके बाद आपको रिडीम करना पड़ता है इसे? तो ये लॉक इन जो है वो 5 साल का होता है, 5 साल के बाद निकल जाता है लॉक इन। ऑप्शन होता है 18 साल की आयु तक, अगर आप जो 18 साल पहले आता है या 5 साल का लॉक इन पहले आता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप एग्ज़िट कर पाओगे कि नहीं। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। लॉक इन जो है वो 5 साल का है, ये कहना चाहूँगा अगर सिर्फ़ लॉक इन की बात करी जाए तो। हुँ। और क्योंकि यहाँ पर ज़िक्र यूलिप का हुआ था, जो क्षितिज ने कहा कि कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं, क्या आप यूलिप के भी कुछ फ़ायदे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा मिस सोल्ड प्रोडक्ट जो है यूलिप माना जाता है। अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो क्या यूलिप लेना बच्चों के पर्पज़ के लिए सही है? स्वाति जी, यूलिप के लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दूँगा, क्योंकि
जैसे क्षितिज जी ने कहा कि ये चिल्ड्रंस फंड होते हैं या गिफ्ट फंड होते हैं, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है इन्होंने। जब आपके पास कहीं और विकल्प है जहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो, तो आप उस इन्वेस्टमेंट में वहाँ पे निवेश नहीं करना चाहोगे जहाँ पे रिटर्न्स एबिस्मल हो, काफ़ी कम हो, 8 से 10% का रिटर्न बनता हो। तो मैं कहूँगा कि आपको अगर निवेश करना है तो यूलिप में ना करें, क्योंकि यूलिप इंश्योरेंस जो है उसका महत्व कुछ और है। उसका रिटर्न्स बनाने का महत्व नहीं, उसको कवर करने का महत्व है। तो उसका महत्व वैसा ही बरकरार रखें, ना कि उसको एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाएँ। इन्वेस्टमेंट व्हीकल जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स है या आपके एनपीएस वात्सल्य है या फिर सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें निवेश कीजिए। इसमें आप रिटर्न्स बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो मेरा झुकाव जो रहेगा वो इस तरफ रहेगा, ना कि यूलिप की तरफ रहेगा। क्योंकि क्षितिज आपने म्यूचुअल फंड्स का जिक्र किया, उसमें चिल्ड्रन गिफ्ट फंड जो है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, कौन से फंड्स हैं जो आपको लगता है पोर्टफोलियो में शामिल किए जाएं? ऑल्सो एक नॉर्मल इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए अगर जो बाकी किसी भी तरीके के एक्टिव फंड्स होते हैं, क्योंकि जैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड या चिल्ड्रन फंड है वो दे आर मोर लाइक हाइब्रिड फंड्स, तो अगर किसी को एक स्पेसिफाइड एक मार्केट कैप में, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप में, उसमें इन्वेस्ट करना है तो वैसा भी कोई पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? बिल्कुल स्वाति, बनाया जा सकता है। मैंने अपने पोर्टफोलियो में एसबीआई चिल्ड्रन फंड लिया अपनी डॉटर के लिए। एसबीआई का चिल्ड्रन फंड है, एचडीएफसी का है, आईसीआईसी का है। आप डिपेंड करता है, आप अगर देखिए, आप 5-6 से ज़्यादा फंड वैसे भी नहीं रखने चाहिए। अगर आप 2 फंड लेना चाहते हैं, जो एक उसकी एजुकेशन के लिए लेके जाना चाहते हैं और एक उसकी मैरिज पर्पज़ के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो आप 2 फंड्स ऐड कर लें। एक आप इनमें से चिल्ड्रन फंड में से ले लीजिए, एक आप मल्टी कैप या फिर बिकॉज़ अगर आपके पास आपने इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करी है, यू नो, तो आप एक मिड कैप फंड भी ले सकते हैं, बिकॉज़ 10 साल से ऊपर का अगर व्यू है, अगर आपके पास समय है, तो आप मिड कैप फंड भी ले सकते हैं या एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। सो आई थिंक ऑप्शंस काफ़ी अच्छी अवेलेबल है मार्केट में। तीनों चिल्ड्रन में से कोई भी आप चिल्ड्रन फंड ले लीजिए और मल्टी कैप और आपका मिड कैप फंड में से कोई भी मिड कैप फंड या मल्टी कैप फंड ले लीजिए। पर सही तरीका इन्वेस्टमेंट का स्वाति, मैं बोलूँगा सिप ही है। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट आज की डेट में आप करना चाहते हैं तो उसको आप स्टैगर वे में करें, बट एट द सेम टाइम उसी लमसम इन्वेस्टमेंट में आप अपनी सिप भी ऐड कर लें, बिकॉज़ वो एक डिसिप्लिन बनाएगी, वो लॉन्ग टर्म तक चलाएगी। एंड ज़्यादा फंड्स ना लें, 2 प्लान के लिए 2 फंड्स ही लें। ओके, और क्षितिज आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके के फंड्स हैं जो कि एक स्पेशली बच्चे के फ्यूचर के पर्पस के लिए ऋषिकेश सॉरी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? स्वाति जी, सर्वप्रथम एक स्टेप पीछे जाऊंगा मैं और कहूंगा कि अगर मुझे चुनाव करना है गिफ्ट फंड और नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड्स में, तो डाइवर्सिफाइड का चुनाव करूंगा। और डाइवर्सिफाइड फंड्स में मैं कहता हूं कि क्योंकि आपके पास लंबी अवधि है निवेश करने के लिए, तो आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर ले सकते हो। लार्ज कैप 50% ले सकते हो, मिड कैप जो है वो 30% का ले सकते हो और स्मॉल कैप जो है वो 20% का ले सकते हो। अगर स्कीम्स का चुनाव करना है तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी जो है, एक लार्ज कैप हेवी फंड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ 30 स्टॉक्स में निवेश कर सकता है क्योंकि वो फोकस्ड इक्विटी फंड है। जैसे मैंने कहा कि मिड कैप में भी आप एक्सपोजर ले सकते हो। कोटक इमर्जिंग इक्विटी का चुनाव करूंगा मिड कैप के लिए। इन स्मॉल कैप के लिए इन्वेस्को का चुनाव करूंगा मैं। 25-30% का रिटर्न दिया है उसने। एचडीएफसी फ्लेक्सी का चुनाव करूंगा, एक लार्ज कैप प्रॉक्सी है ये। और एसबीआई कॉन्ट्रा जो है एक वैल्यू प्ले करता है। तो ये 5 फंड्स का मैं चुनाव करूंगा अगर निवेश करना है बच्चों के लिए। जी, तो बच्चों के निवेश के विकल्प, उन स्कीम्स पे आज हमने चर्चा की, कैसे आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने बच्चों के इंटरेस्ट और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए। इस पर चर्चा की आज हमने ऋषिकेश से और क्षितिज से। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ब्रेक का भी वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।